Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video in which we are going to see the explanation of the ending lines, or you can say ending paragraph of the textbook in the story Should Wizard Hit Mommy। ठीक है, उसके एंडिंग को हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ लिए और बहुत एंडिंग जो है वो बहुत तरीके से अलग तरीक़ा से है, अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि क्या बोलना चाहता है इस चीज़ से, क्या सिंबल है इस चीज़ का, क्या चीज़ का ये सिंबॉलिक है, ये मैं आपको कोशिश करता हूँ उस एंडिंग पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन में। ये जो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स हैं, तो जो शुरू के पॉइंट्स हैं वो तो इजी वाले हैं, यहाँ ज़्यादा उन लोगों के लिए नहीं सोचना है जो लोग पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट में बताया गया कि जो अपने फादर जैक को फिर से मतलब बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, बार बार उसको क्या बोलते हैं कि जिद कर रही है, उसको रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, जिद है। जैक से जिद करती है उसकी जो बेटी अगेन एंड अगेन, बार बार। जिद किस बात का है कि स्टोरी को वैसे ख़त्म कीजिए एज शी वांटेड, जैसा वो चाहती थी। वो विजार्ड और स्कंक वाला स्टोरी को, किसको मार खाना चाहिए। तो जो अपने फादर से ज़िद करती है कि नहीं, आपको सुनाना पड़ेगा कल वो स्टोरी और वो चेंजेस लाना पड़ेगा कि मार विजार्ड नहीं खाया, मार मॉमी खाई थी, मतलब मॉमी को मार पड़ना चाहिए था। तो वो चाहती थी कि उसके अनुसार हो। जैक क्या रिप्लाई करता है? जैक जो है वो क्योंकि बहुत बार ज़िद कर चुकी है जो इसी बात को लेकर के, तो जैक उसको टालने के पर्पस से, है ना, बोलता है, रिप्लाई देता है दैट ही विल कंसिडर हर रिक्वेस्ट। ज़्यादा जब ज़िद करती है तो जैक जो है वो बस फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, उस समय मतलब सॉल्यूशन हो जाए उसके लिए सिर्फ ये बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारा जो डिमांड है उस पर विचार करेंगे। या हाँ, जो रिक्वेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, इससे अच्छा वर्ड रहेगा हर डिमांड, कि वो उसको दिलासा देता है कि वो उसके रिक्वेस्ट को, मतलब उसके डिमांड को पूरा करेगा। और डिमांड था कहानी के अंतिम जो सीन था उसको लेकर के। उस डिमांड को बोलता है कि ठीक है, वी विल कंसिडर, मैं देखूंगा बाद में, इसको टालता है उसको। जैक उसको एडवाइस करता है कि बेड पे रहो और कुछ देर आराम करो, उसको गुड गर्ल बोलता है, टेक्स्ट बुक में ही था। जैक दरवाज़ा बंद करता है और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता है। ग्राउंड फ्लोर पे क्या चल रहा था वो ऊपर लिखा गया था टेक्स्ट बुक में, और स्टोरी में एक दो बार पहले भी हम लोग का आया कि ग्राउंड फ्लोर पे उसकी वाइफ क्लेयर जो थी वो काम कर रही थी। और काम कौन सा कर रही थी? वुडवर्क्स को, लकड़ी के फर्नीचर्स को या वुड आइटम्स को का वो साफ़ सफाई कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी जो पुराने हो चुके थे। तो ये काम कर रही थी वो क्लेयर। उसने क्या किया था, उसने एक न्यूज़पेपर बिछा के रखा हुआ था और उस न्यूज़पेपर पे क्या था, एक ओपन कैन ऑफ पेंट, है ना। यहाँ कैन का परहैप्स स्पेलिंग जो है
वो गलत लगता है मुझे, ये ई हटा देते हैं, केन। ठीक है, स्प्रेड की हुई थी न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर पे क्या था, पेंट का मतलब ओपन किया हुआ खुला हुआ केन। और फिर उसके पहनावे के बारे में बताया गया था, है ना, क्लेयर के। और उसमें बताया हुआ था कि वो ओल्ड शर्ट जैक का पहनी हुई थी, और वो उसको प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा पहनी हुई थी, क्योंकि अंदर से उसने क्या पहन रखा था, लूज गारमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज़ किया था, देखो दिखा देते हैं, मैटरनिटी, हम तुमको बताए थे मैटरनिटी। कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, मैटरनिटी स्मॉक, ये वर्ड था टेक्स्ट बुक में, तो इसी को यहाँ एक्सप्लेनेशन में बोला गया कि शी वॉज वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ जैक ओवर हर लूज गारमेंट्स। उसके जो लूज गारमेंट्स थे उनके ऊपर वो शर्ट पहन ली थी, तो वो अपने गारमेंट्स को बचाना चाहती थी, शर्ट भले गंदा हो जाए तो हो जाए। और ब्रश का हेल्प ले रही थी वो, पेंटिंग ब्रश, ये याद रखना, टूथ ब्रश नहीं समझना इसको। और वो ब्रश से क्या कर रही थी, शी वॉज अप्लाइंग पेंट ऑन द रेल हैंडल ऑफ द चेयर। मतलब कि ये तो लिखा हुआ था, आसान चीज़ है, वहाँ लिखा हुआ था कि चेयर का जो हैंडल होता है उससे उसको वो ब्रश से पेंट कर रही थी, है ना। और वहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये जो ब्रश चलाने का, पेंट करते वक्त जैसे हम लोग ब्रश चलाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसके लिए यूज़ किया था वर्ड स्ट्रोक। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ स्ट्रोक वर्ड लिखा होगा कहीं, देखिए, वॉज स्ट्रोकिंग का मतलब हम पहले बताए दिए थे क्या, ब्रशिंग। ठीक है, तो वो स्ट्रोकिंग वर्ड यूज़ किया गया ब्रश करने के लिए, तो वो ब्रश से उसको पेंट कर रही थी चेयर के हैंडल को। ठीक है, there was some sound on the footsteps of stairs from first floor। फिर ये भी आया था कि ऊपर के फ्लोर से, जहाँ से अभी वो जैक आया था जो को सोने बोल करके, तो उसको अचानक से फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा था वाइब्रेशन ऑफ फुटस्टेप्स, मतलब कदमों की आहट सुनाई देती है। तो जो उसको डांटता है, जैक जो को नीचे से ही, जो अभी कमरे से बाहर आई नहीं है, सिर्फ उसके आने का कदम का आहट आ रहा है, तो जैक नीचे से ही, ग्राउंड फ्लोर से ही थोड़ा तेज आवाज में उसको डांटता, बोलता है इफ ही शुड कम देयर टू बीट हर, कि जो क्या तुम चाहती हो कि मैं वहां आकर के तुम्हारी पिटाई करूं। बीट हर मतलब पीटना हुआ, मारना हुआ, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या एक वर्ड दिया गया था, स्लैप। और स्लैप भी मीनिंग था, एक्चुअल वर्ड जो उसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था वो था स्पैंक। शुड आई कम देयर टू स्पैंक यू, जो तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, क्या मैं वहां आकर के तुमको थप्पड़ लगाऊं, ये वो बोला था। और उसके इस धमकी का, उसके इस गुस्से का रिएक्शन, मतलब इफेक्ट अच्छा पड़ा था। लिखा है जो स्टॉप्ड, वहाँ लिखा हुआ था फुटस्टेप्स वैनिश्ड, मतलब कि वो वापस चली गई बेड पे अपने फादर का वो वार्निंग, चेतावनी सुन करके। क्लेयर बोलती है कि बड़ा लंबा स्टोरी चला आज, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी जैक को कि वो जल्दी आएगा। क्लेयर ये बोली है ना कि बड़ा लंबा स्टोरी चला आज आपका, ये बात हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा। तो इसका मतलब क्या निकलता है, एक जो दृष्टिकोण है वो ये निकल रहा है कि क्लेयर उम्मीद कर रही थी
कि जैक जो है वो जल्दी नीचे आएगा कहानी सुना करके। क्यों? क्या करने के लिए? क्लेयर का हेल्प करने के लिए। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी, इसीलिए वो बोली थी कि तुम्हारा स्टोरी आज कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया। जैक वॉज टायर्ड, ठीक है, टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। वहाँ पे टेक्स्ट बुक में वर्ड हम आपको पढ़ाए थे, अटर वियरीनेस, मतलब बहुत थक चुका था वो जैक। उसको देख के लग रहा था दैट ही वॉज वेरी टायर्ड। और वो देखता है अपनी वाइफ को जो कि हार्ड वर्क कर रही थी, है ना, मतलब हार्ड वर्क मतलब वो पेंटिंग वाला वर्क जो था वो देखता है कि वो कर रही है। वहाँ पे जो फर्नीचर्स थे उनके चारों तरफ उस रूम में वो लिखा है द फर्नीचर्स, जैसे कि मोल्डिंग्स, मैं आपको समझा चुका हूँ, रेलिंग्स एक्सेट्रा वेर स्प्रेड अराउंड इन द रूम। पूरे रूम में फैला हुआ था वुडन फर्नीचर्स। और कुछ का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, जैसे वुडन मोल्डिंग्स थे, वुडन चेयर था, वुडन रेलिंग्स थे, ये सब स्प्रेड थे, चारों तरफ फैले हुए थे उस रूम में। उनमें से आधे जो थे वो ओल्ड डार्क कलर के थे। हाफ ऑफ देम वर हैड ओल्ड डार्क कलर। आधे जो थे वो ओल्ड डार्क कलर के थे, जिसमें जो टेक्स्ट बुक में लिखा था टैन, डार्क कलर। और आधा जो था वो पेंट हो चुका था, ये भी टेक्स्ट बुक में लिखा था कि नेक्स्ट जो हाफ था वो पेंट हो चुका था। और वहाँ कलर यूज़ किया था आइवरी, ये वर्ड देखो, आइवरी कलर से पेंट आधा हो चुका था, आधा बचा हुआ था। तो आइवरी कलर कैसा कलर होता है ये भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब कर दिया था, यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा अब। आइवरी मैंने लिख करके टेक्स्ट बुक में का जो पार्ट पढ़ा रहे थे उसमें ये लिखा था कि आइवरी कलर जो है वो ऑफ वाइट कलर को बोलते हैं। और एग्जाम्पल में तुमको एलिफेंट का जो दांत होता है, हाथी दांत जिसको बोलते हैं, लंबा लंबा, तो उसका जो कलर होता है ना, उसी कलर को आइवरी कलर बोलते हैं। तो वो आइवरी कलर न्यू कलर था जिससे पेंट हो चुका था आधा और आधा बचा हुआ था। उसके बाद ये केज वाला वर्ड आ जाता है, यहाँ देखो, यहाँ से केज वाला वर्ड से इसके ऊपर जो बताएं, इतना चीज़ जो बताएं, ये सब आसान है याद रखना। ये सबको ही को याद रहेगा, हर स्टूडेंट को याद रहेगा। जो ऊपरी ऊपर भी सुन लेगा ना, सिर्फ उसको भी याद हो सकता है, रह जाए। लेकिन यहाँ से जो बातें लिखी हुई हैं, इस पॉइंट से देखिए कितना तक गया है, यहाँ तक। इन पॉइंट्स में जो बातें लिखी गई हैं, केज से जो शुरू होती हैं, उन पॉइंट्स की बातों को आपको थोड़ा फोकस करके समझना है। सब कोई फोकस करके इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, बिकॉज सबको पढ़ाया जाएगा अलग अलग टीचर्स से, सब कोई का अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है हर बच्चे का वो अलग होता है। तो वहाँ तक सब कोई आराम से समझ लेगा। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। केज वाला बात आ गया अब कि क्या था वहाँ केज, क्या केज वहाँ प्रेजेंट था? नहीं। लिखा है इट लुक्ड एज इफ इट वॉज अ केज। केज वहाँ था नहीं, यहाँ पे पता चल गया लुक्ड लिखा है कि रूम में, क्योंकि चारों तरफ लकड़ी के फर्नीचर्स चारों तरफ स्प्रेड थे, जो हाफ कलर्ड थे और हाफ अनकलर्ड मतलब डार्क थे, और हाफ न्यू कलर मतलब आइवरी कलर के थे। ये
जो फर्नीचर्स स्प्रेड किए हुए हैं, इन्हीं फर्नीचर्स से संबंधित है ये केज, कि वो जैक जो है यहाँ फील करता है कि जैक को ऐसा लगता है उन फर्नीचर्स को चारों तरफ से देख करके, जिसमें कि जिसके बीच वो और उसकी पत्नी बैठी हुई थी, पेंट कर रही थी पत्नी, वो बैठा हुआ था, देख रहा था। तो उन्हीं चीज़ों को, जो फर्नीचर्स हैं, उन्हीं चीज़ों को केज जैसा फील करता है जैक। एक्चुअली में कोई केज वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को, एक तो ये हो गया, उस चीज़ को केज, इसलिए अगर आपसे पूछा अगर कि केज जो है वो क्यों फील होता है उसको, तो अगर आप ऑप्शंस में आपको दिखे ये वाला पॉइंट आपको याद रहे, बिकॉज दे वर सराउंडेड बाय, ये सराउंडेड वर्ड अगर स्प्रेड वर्ड याद रखेगा ना, कि जो फर्नीचर्स थे डिफरेंट डिफरेंट, वो स्प्रेड थे पूरे रूम में, इसीलिए जैक को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पिंजरे में बंद है। तो ये तो फर्नीचर्स के वजह से, दृष्टिकोण से हो गया। जैक फील करता है कि उसका लाइफ, मतलब उसकी ज़िंदगी इज़ कॉट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू थिंग्स। ये कॉट वर्ड है ना, कॉट, जिसका मतलब होता है, वैसे कॉट वर्ड किससे बना, कैच। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, होल्ड, टू होल्ड। तो यहाँ कॉट का मतलब है स्टक। स्टक वर्ड समझते हो, STUCK। स्टक मतलब फंसा हुआ होना। तो यहाँ पर जो कॉट वर्ड यूज किया है ना, इसका मतलब है फंसा हुआ होना, इन द मिडिल बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, बीच में फंसा होना। तो जैक को लगता है कि उसकी लाइफ जो है ना, वो फंसी हुई है दो डिफरेंट चीज़ों के बीच। कौन कौन सी चीज़ें, एक तरफ ओल्ड चीज़ें हैं और दूसरी तरफ नई चीज़ें हैं। अब इसको तुम रिलेट कर सकते हो, फर्नीचर जो आधे पेंट किए जा चुके थे और आधे पेंट अभी नहीं किए गए थे, वहाँ से भी तुम इसको रिलेट कर सकते हो ना। ओल्ड मतलब जो पेंट नहीं किए गए थे, अभी भी डार्क कलर के थे, और न्यू थिंग्स मतलब जो फर्नीचर आइवरी कलर से पेंट किए जा चुके हैं, तो वो नया थिंग्स को दर्शाता है। तो उसको लग रहा था जैसे उसका जीवन नए और पुराने चीज़ों के बीच फंस गया है, स्टक हो गया है। यहाँ से एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा और अपने शब्दों में, अपने दिमाग में इसको घुसाना भी पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। कि उसको लगता है जैसे वो केज में फंसा हुआ है, उसको, जैक को लगता है जैसे वो दो चीज़ों के बीच फंस गया है। दो चीज़ें क्या थी, ओल्ड और न्यू थिंग्स। यहाँ ओल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो फर्नीचर्स पेंट नहीं हुए थे वो ओल्ड थिंग्स हो गए, और जो फर्नीचर पेंट हो गए थे वो न्यू थिंग्स हो गए। ये एक दृष्टिकोण हुआ। और ओल्ड और न्यू में का जो है, ये दूसरा व्यू पॉइंट भी हो सकता है। ओल्ड समझा जा रहा है उस चीज़ को जब जो 2 साल की थी, और जब उसको 2 साल की कहानी से की उम्र से कहानी सुनाना शुरू किया था जैक, तो वो ओल्ड हो गया। और अभी प्रेजेंट में जो 4 साल की है, और चेंज क्या हुआ है, जो के स्वभाव में चेंज ये हुआ है दैट शी हैड बिकम मोर इनक्विजिटिव, शी वांट्स टू नो
हाउ, वाई, रीज़न जानना चाहती है। तो ओल्ड और न्यू को हम वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि ओल्ड थिंकिंग जो था वो था जब उसकी बेटी बात मान लिया करती थी, और न्यू थिंकिंग जो है वो ये है कि अब उसकी बेटी जो है वो क्वेश्चन करती है उससे, और न सिर्फ क्वेश्चन करती है बल्कि डिमांड भी करती है कि हमको कहानी में ऐसा ऐसा एंडिंग चाहिए। तो ये भी ओल्ड और न्यू थिंग्स को से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है ना। तो पुराने जो फर्नीचर्स जो विदाउट पेंट थे वो ओल्ड हो गए, फर्नीचर्स जो पेंटेड हो चुके थे वो न्यू हो गए थिंग्स। और दूसरा व्यू पॉइंट से देखो तो जो जब कहानी सुनना शुरू की थी 2 साल की उम्र में, वो पुरानी बात हो चुकी है, ओल्ड हो चुका है वो बात। और न्यू थिंग क्या हुआ है कि जो अब पहले जैसे कहानी में बताए गए हर बात को सही नहीं मानती है, एंड नाउ शी हैड बिकेम मोर इनक्यूजिटिव, है ना। वो इंक्वायरी करती है, जानना चाहती है ट्रुथ, रियलिटी और ये में वो फ़र्क अब जानना चाहती है, और अब वो अपना ओपिनियन बनाने लगी है। और वो क्या करने लगी है कि कोई अगर कुछ बताता है उसको तो वो उसको वैलिडेट करती है। अब न्यू थिंग ये है, वैलिडेट करने का मतलब जो लोग वीडियोस में होंगे कंटिन्यू, वो लोग याद कर पाएंगे कि कहानी में एक जगह बताया गया था कि जैक ने जब बोला कि विजार्ड्स जो हैं वो नहीं मरते हैं कभी या ऐसा कुछ, तो वो अपनी मम्मी को जा कर के वो इस बात को कंफर्म करती है कि क्या सचमुच में ऐसा है। और उसकी मदर बताती है, अगर कभी उसको बताई थी कि गॉड इज़ एवरीवेयर, हर जगह भगवान बसते हैं। तो ये बात वो जा कर के और अपने फादर जैक से कंफर्म करना चाहती है, वैलिडेट करना चाहती है कि सच में डैड गॉड हर जगह रहते हैं। तो अब ये न्यू थिंग हुआ जो वो वैलिडेशन करना अब शुरू कर दी है। तो ये ओल्ड और न्यू थिंग्स के बिटवीन उसका लाइफ जो था वो क्या था, फंस गया था, ऐसा जैक फील कर रहा था। जैक फील्स caught himself in an ugly middle position। अब ये वर्ड आया था टेक्स्ट बुक में, अगली मिडिल पोजीशन, और मैंने ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख दिया था बैड पोजीशन, है ना। कि जैक जो है वो अपने आप को बहुत खराब पोजीशन में वो फंस जाता है। अगेन यहाँ कॉट का मतलब है फंसा हुआ होना। तो इसका क्या एक मीनिंग बनता है, अगर आपसे पूछ दे कि क्या मतलब है इस ये बोलने का कि जैक अगली मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ था, तो उसका एक व्यू पॉइंट इसके पॉइंट में दिया गया है। यहाँ लिखा गया है कि जैक को ये फील हो रहा था जैसे वो किसी बहुत ख़राब सिचुएशन में फंस गया हो, as he wanted to make her daughter sleep and also wanted to take care of her pregnant wife। दो चीजों के बीच फंसा हुआ था जिसको अगली मिडिल पोजीशन बोला गया। तो इसका एक व्यू पॉइंट ये है, एक व्यू पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि ये शायद ये बताना चाह रहा है कि अगली पोजीशन का मतलब है बोलचाल की भाषा में हम लोग
एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, दुविधा। दो रास्ते, अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और दो रास्ता आगे से कहीं से बंट जाए, वही रास्ता डिवाइड हो जाए, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे ना, आपको पता नहीं रहेगा तो कि किस रास्ते पे चलना है। और दो चीज़ें एक साथ वो करना चाह रहा था। जैसे पहली चीज़ कि वो अपनी बेटी को, जो को, ट्रेडिशन के अनुसार, सैटरडे के दिन था, ट्रेडिशन के अनुसार वो अपनी बेटी जो को आफ्टरनून के समय स्टोरी सुना रहा था, सुलाने के लिए। ये फ़र्ज़ भी वो, ये उसका ड्यूटी था, ये कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात की तरफ भी सोच रहा था कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जो काम कर रही है पेंटिंग का और हैवी चीज़ों को जो इधर उधर करना पड़ रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, प्रेग्नेंट वाइफ को, तो जैक इन दोनों चीज़ों में मिडिल पोजीशन में फंस जाता है कि एक तरफ बेटी का जो स्टोरी है वो सुना करके सुलाना है, और एक तरफ उसका मन ये भी सोच रहा है कि बेचारी क्लेयर 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, उसको अकेले काम करना पड़ रहा है, तो वो उसका केयर करने का भी बात सोच रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो कि एक साथ वो सोच रहा है और जो पॉसिबल नहीं है एक साथ, इसलिए बोला है कि वो फंस गया दो चीज़ों के बीच में। इसके लिए, इससे आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।